वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से प्रोग्राम एक्सेस पॉइंट विद आयशा तंजीम में आप सबको खुशामदीद। पाकिस्तान में तुरखम और चमन की सरहदी चौकियों से नेटो की सप्लाईज लेकर ट्रकों ने गुजरना शुरू कर दिया है, लेकिन अपोजिशन का सप्लाई लाइंस बहाल करने पर एहतजाज और लोगों के सवालात अब भी बरकरार हैं। इसके साथ साथ दाएं बाजू की मजहबी और सियासी जमातों पर मुश्तमिल दिफाए पाकिस्तान कौंसिल ने ऐलान किया है कि वो कराची से गुजरने वाले नेटो सप्लाई लाइंस के रास्ते में धरना देकर उन्हें रोक देंगी। आप लोग भी इस सिलसिले में बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं और आज इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं केटो इंस्टीट्यूट से वाबस्ता तज्जियाकार मलू इनोसेंट। मलू, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं कामरान बुखारी, जो स्ट्रैटफोर्ड इंक में मशरक़ वस्ता और जनूबी एशिया के सीनियर तज्जियाकार बल्कि वाइस प्रेसिडेंट हैं। कामरान, आपको भी शो में खुशामदीद। शुक्रिया आयशा। अच्छा, लेट्स गेट राइट टू इट। वक्त हम ज़ाया नहीं करेंगे। पहला सवाल हमें फेसबुक पर आया है। ये सवाल हमें आया है हिनान महबूब की तरफ से। हिनान ये पूछती हैं कि दाएं बाजू की नेटो सप्लाई लाइंस के खिलाफ लॉन्ग मार्च के बारे में अमेरिका क्या सोच रहा है, और क्या अमेरिका का ख्याल है कि ये पाकिस्तान आर्मी की एक कोशिश है ताकि अमेरिका को दिखाया जा सके कि पाकिस्तान अफगानिस्तान या इराक नहीं है, और क्या इस लॉन्ग मार्च से सप्लाई लाइंस मुतासर होंगी? कामरान, लेट मी ट्रांसलेट दैट फॉर Malu. Malu, the question is, what is US thinking about this long march that's going on against the supply lines, and does American public and American government think that this is something the Pakistan army is pushing to make sure they show that Pakistan's not Iraq or Afghanistan, and also will the long march affect the supply lines? Malu, I'll start with you, and Kamran, I'll come to you later. Okay. I think there's a consensus, at least within Washington, that the ISI and the military try and use the public opinion, the anti-American public opinion, as a buffer, sort of to sway U.S. public opinion and sort of to sway and guide U.S. policy. It sort of has backfired, I think, sometimes for the Pakistani government, partly because when you're up against a great deal of anti-American sentiment, it sort of minimizes a level of wiggle room that the policymakers do have in Islamabad. That said, I think the country as a whole, Americans as a whole, I think they're experiencing a bit of Pakistan fatigue and Afghanistan war fatigue. This is a conflict that's gone on into its 10th year, and I think many Americans are just ready to be done with the conflict in general. I think that's why we see a great deal of focus on economic policies and not foreign policy. Okay, so Malu ने हमें ये बताया है कि अमरीकी इंतज़ामिया का ये ख्याल है कि पाकिस्तान में आर्मी और ISI पाकिस्तानी पब्लिक ओपिनियन यानी अवाम की राय को, और ख़ास तौर पर इस तरह के जो गिरोह हैं दिफाई पाकिस्तान कौंसिल वगैरह, इनको इस्तेमाल कर रही है ताकि पब्लिक ओपिनियन के ज़रिए खारजा पॉलिसी पर असरअंदाज हुआ जा सके और शायद अमेरिका पर थोड़ा प्रेशर भी डाला जा सके। लेकिन उनका ये कहना है कि जहाँ तक अमरीकी अवाम का ताल्लुक है तो वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जंग से अब थोड़ा तंग आ चुके हैं। वॉर फटीक का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया क्योंकि बहुत अरसा हो गया है और अब शायद वो इतना ज़्यादा इन जंगों में इंटरेस्टेड नहीं है, इसके बारे में सुनना भी नहीं चाहते। कामरान, आपसे मैं चाहूँगी कि आप इस बारे में बताएं कि क्या ये लॉन्ग मार्च एक कोशिश है आर्मी की, ISI की, और क्या इससे सप्लाई लाइन्स मुतासर होंगी? देखिए, ये कहना कि आर्मी और ISI जो है इन ग्रोहों को चाबी देती हैं और वो छलांगे मारना शुरू कर देते हैं, वो तो मैं समझता हूँ कंस्पिरेसी थियोरी के रेल्म में चले जाते हैं हम। हाँ, ये डेफिनेट है कि जो इस किस्म के ग्रोह हैं और उनकी कार्रवाइयाँ, उनका मौक़िफ़ और उनका इस तरीके से मोबलाइज़ होना, वो आर्मी और ISI और जो पाकिस्तानी रियासत के दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें सिविलियंस भी शामिल हैं, वो इसको बखूबी अपने जो उनके फॉरेन पॉलिसी मकासद हैं अमेरिका के ख़िलाफ़, जो उनको चाहिए लेवरेज चाहिए, ब्रीथिंग रूम चाहिए, उसके लिए इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। लेकिन जैसा कि मलू ने अभी कहा कि ये बैकफायर भी होता है, और मैं समझता हूँ कि ये बैकफायर होगा क्योंकि ये जिन दिफाए पाकिस्तान काउंसिल जैसे जो ग्रोह हैं वो सिर्फ एक तरह से जो है पिट्ठू नहीं हैं एस्टैब्लिशमेंट, उनकी अपनी भी शनाख्त है, उनके अपने कुछ अज़ाइम हैं, कुछ एजेंडा है जो कि एस्टैब्लिशमेंट के एजेंडे से कन्फ्लिक्ट करता है, और वहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे। अच्छा कामरान, आप और मल्लू, आप इससे पहले कि आपसे दूसरा सवाल पूछूं, मैं अपने सुनने वालों को ये याद कराना चाहूँ कि आप सवाल अभी भी भेज सकते हैं। हमारी फेसबुक का पता है facebook.com/accesspointwith80। हमारा जीमेल एड्रेस है accesspointwith80@gmail.com। आप हमें ईमेल पे सवाल भेजिए, और हमारा ट्विटर हैंडल है @atanzeem।
सो आप सवाल भेजिए, प्रोग्राम में हम आपके सवाल शामिल करेंगे. लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम हाफिज मोहम्मद ऑन फेसबुक, एंड ही सेज एंड ही इज आस्किंग द अमेरिकans, you killed the army people in Salalah and even an apology is not made by you. How do you justify that? Was that okay? Was that not worth the apology? And what if the table was turned the other way around? उर्दू में मैं ये बताना चाहूँगी, उन्होंने सलाला पे पूछा है कि माफ़ी क्यों नहीं मांगी गई, और अगर पाकिस्तान आर्मी के 24 फ़ौजी हलाक होते और माफ़ी ना मांगी जाती, माफ़ की जगह अगर अमरीकी फ़ौजी हलाक होते पाकिस्तान आर्मी की गलती से, तो क्या होता? हाफिज़ साहब, आपने शायद ये सवाल पूछा है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन के उस बयान से पहले जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से माज़रत की है, लेकिन उस माज़रत के बाद भी हमारे पास बहुत सारे सवाल आए कि ये खुली माफ़ी है जिस तरह पाकिस्तान ने मांगी थी, अमेरिका खुलकर माफ़ी क्यों नहीं मांग रहा? वो सवाल हम लेकर गए दफ्तर ख़ारजा, उसका जवाब हमें दिया दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान नैरा हक ने, जब हमने उनसे ये पूछा कि क्या ये अनकंडीशनल माफ़ी है और अमेरिका खुले अल्फाज में अपॉलॉजी का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा, उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं. पहले हम शुरू करते हैं कि जो सलाला चेक पोस्ट पे हुआ नवंबर में, उसी वक्त सदर ओबामा और वज़ीर ख़ारजा क्लिंटन ने कहा कि उनको बहुत अफसोस है और कि वो पाकिस्तानी फ़ौजी की कुर्बानियों की बहुत इज़्ज़त करते हैं. तब से फिर इन्वेस्टिगेशन हुई GHQ की तरफ से और पेंटागन से, और कई महीने गुजर गए हैं और हमारे ताल्लुकात में ज़रा ठंड पड़ गई. पिछले 2-3 दिन पहले वज़ीर ख़ारजा क्लिंटन और वज़ीर ख़ारजा खर की डायरेक्टली बात हुई और उन दोनों ने सोचा कि देखें, हमारे ताल्लुकात इतने अहम हैं, इतने ज़रूरी हैं कि हमें इस मौके से आगे जाना चाहिए. और वज़ीर ख़ारजा क्लिंटन ने डायरेक्टली कहा, आई एम सॉरी, और हमें इतना काफ़ी अफसोस है, बहुत अफसोस है कि हमारी अमरीकी गलतियों की वजह से कि पाकिस्तानी फ़ौजियों की कुर्बानियाँ हुई. ये आई एम सॉरी का लफ्ज़ बहुत डायरेक्ट है, और ये क्योंकि वज़ीर ख़ारजा क्लिंटन की तरफ से था, वज़ीर ख़ारजा खर ने मान ली बात, और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इंशाल्लाह फिर इस मौके से आगे चलेंगे. नैरा हक के साथ ये मुकम्मल इंटरव्यू हमारे फेसबुक पेज पर मौजूद है, जिसमें हमने और भी बहुत अहम और चुभते हुए सवाल पूछे हैं. मसलन ये कि क्या इस बयान में अमेरिका ने सलाला की कुछ जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने की कोशिश तो नहीं की, और ये कि नेटो सप्लाई ट्रैक्स में आखिर होगा क्या, और क्या मोहलिक हथियार भी उसमें शामिल होंगे. इन तमाम सवालों के जवाब सुनने के लिए आप ये इंटरव्यू हमारी फेसबुक पेज पर चेकआउट करें. लेकिन अगले सवाल की तरफ चलते हैं. अगला सवाल हमें आया है इरफान अली साहब की तरफ से. ही इज़ आस्किंग that finally, in his words, not mine, the agents of America or our so-called leaders have opened the supply lines against the wishes of the Pakistani people. But now he's asking, why is now America forcing Pakistan to go against the Haqqani network? And on one hand, they want to have dialogue with the Taliban, and the other hand, they want the army to go against the Haqqani network. Before you answer, let me translate his question in Urdu. सवाल ये पूछा है इरफान अली साहब ने कि पाकिस्तान के उनके बकौल नाम नहाद लीडरों ने, जो उनके बकौल अमरीकी एजेंट हैं, अवाम की मर्ज़ी के बगैर सप्लाई रूट्स तो खोल दिए हैं. अब अमरीका पर पाकिस्तान पर हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जोर डाला जा रहा है, और अमेरिका क्यों एक तरफ तालिबान से बात करना चाह रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी पर जोर डाल रहा है कि कार्रवाई करें. मल्लू. Well, it's certainly a fair question. I think part of the problem is that Washington is working at cross purposes. It wants to engage in some sort of reconciliation process and sort of resolve Afghanistan's own internal politics. That won't be able to be done until the United States brings Pakistan and those various militant groups to the negotiating table. Right now, you see Congress debating whether or not to put the Haqqani network on a terrorist list. This would certainly have far-ranging repercussions in terms of U.S.-Pakistan relations, and I don't think it's something that we will see. But you don't see a great deal of sympathy, at least within Washington, about the Salalah incident, about the repeated attacks within Pakistan. But why, if they want to bring him to the negotiating table, do they want army to act against them? I think this is sort of the problem, is that, number one, the United States wants to bring peace and wants to have a stable Afghanistan. On the other hand, what we've been doing and what the United States has been doing is continually continue with the drone strikes that incites a great deal of rage, but at the same time, asking the Pakistanis to go after the Haqqani network. So it's not exactly clear how the United States, number one, if it has an overarching geopolitical focus, number one, and number two, if it has a strategy to actually roll that out. I think right now what we're seeing is a great deal of inconsistency.
ओके सो मल्लू का ये कहना था कि अमरीकी पॉलिसी में इनकन्सिस्टेंसी नज़र आती है, क्योंकि वाकई जैसा कि सवाल में कहा गया, एक तरफ वो बातचीत करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ ड्रोन स्ट्राइक्स भी जारी हैं, तीसरी तरफ वो पाकिस्तान पर भी प्रेशर डाल रहे हैं और ख़ुद अफगानिस्तान में भी हक्कानी नेटवर्क के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि इस वक्त ये समझ नहीं आ रहा कि अमरीका की पूरी ओवर आर्चिंग पॉलिसी क्या है। कामरान, आप इस मौजू पर बहुत काम करते रहते हैं, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं समझता हूँ मल्लू ने बिल्कुल सही बात की है कि एक इनकन्सिस्टेंसी है, लेकिन मैं उसकी थोड़ी-सी तफ़सील में जाना चाहूँगा। देखें, अभी जो अफ़गानिस्तान में किस तरीके का सेटलमेंट होना है, किस तरीके का अरेंजमेंट होना है, उसके बारे में अमरीकी इंतज़ामिया के अंदर कोई जो है पूरी तरह से तस्वीर या ख़ाका नहीं बना कि रोड मैप क्या होगा, आगे चल के क्या होगा। फिर ये है कि अमरीका के जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो गोल्स हैं, उनमें एक तज़ाद है। लॉन्ग टर्म में वो पाकिस्तान को एक स्टेबल मुल्क की हैसियत से देखना चाहता है, अफ़गानिस्तान को भी जो है स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहता है, और उसमें पाकिस्तान को स्टेबल होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर जो दहशतगर्द ग्रोह हैं जो पाकिस्तान के इलाकों में मौजूद हैं, बिलखसूस शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर, उनको टारगेट करना भी बड़ा ज़रूरी है। तो एक तज़ाद है। फिर ये है कि तालिबान के साथ बातचीत में अमरीका जो है पोजीशन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ के साथ टेबल पे बैठना चाहता है, और उसके लिए उसको फ़ौजी कार्रवाई करनी है। और इस वजह से पाकिस्तान जो है वो जो है इस जो जिसे कहते हैं कि लाइन की गलत तरफ खड़ा हुआ है। और फिर ये है कि तालिबान भी यही कार्रवाई रिवर्स में कर रहे हैं कि वो भी पोजीशन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ से नेगोशिएट करना चाहते हैं, और वो हमले करते हैं, और उससे फिर पाकिस्तान जो है तालिबान और अमरीका के दरमियान आपको स्क्वीज हो इंटरप्ट रहा है। करूंगी थोड़ा सा। पाकिस्तान में लोग बहुत ज़्यादा ये पूछ रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को तो कहता है कि हक्कानी नेटवर्क पर जोर डालो और कार्रवाई करो और शुमाली वज़ीरिस्तान जाओ, लेकिन अफगानिस्तान की साइड पे जहाँ हक्कानी नेटवर्क एक्टिव है, उस साइड पर उन पर काबू नहीं पा रहा। तो अमेरिका का ये क्यों ख्याल है कि जो वो अफगानिस्तान की साइड पर जहाँ उनके फ़ौजी मौजूद हैं एक नेटवर्क को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो पाकिस्तान को करना चाहिए? ये आपका सवाल मुझसे है? जी कामरान, आपको मेरा सवाल समझ आया? जी, बिल्कुल समझ आया। मैं आयशा, ये बहुत अहम सवाल है कि अगर अमरीकी अफ़वाज जो कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, वसाइल हैं उनके पास, वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, उनके फ़ौजी और नेटो एलाइज़ के साथ हैं, और फिर अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस भी उनके साथ हैं। तो ये जो कोalition का जो अलायंस है, ये अगर मशरकी अफ़गानिस्तान के इलाके में हक्कानी नेटवर्क की कार्रवाइयों को रोक नहीं पा रहा, तो फिर पाकिस्तान से क्या उम्मीद रखता है कि वो अपने इलाके में करे? ये एक बहुत अहम सवाल है। लेकिन इसमें ये देखिए कि दोबारा फिर वही बात है कि अगर अमेरिका अपने तरफ बॉर्डर के अपने तरफ यानी अफ़गानिस्तान में लेवरेज हासिल नहीं कर पा रहा, तो उसको कहीं से तो लेवरेज हासिल करनी है। और ये एक माइंडसेट है वाशिंगटन के अंदर कि जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान को बहुत ज़्यादा उसकी हैसियत को बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ा-चढ़ा के जो है समझा गया है, और जो यहाँ पे थिंक टैंक्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं गवर्नमेंट के अंदर और गवर्नमेंट के बाहर, उन्होंने बेसिकली एक तरह से एक चीज़ हो गई है कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान बहुत अहम है, और ये एक जो है मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसके तहत जो है ये एक सिलसिला चला आ रहा है, और इसे बैक ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हुआ है। Okay, Malou, what he just said is that they're fighting and talking at the same time, both Taliban and the US, because they want to go to the negotiating table from a position of strength. And I know you want to add something to that. I think that's absolutely right. I think, and that's sort of the crux of the inconsistency. The United States thought that it could sort of bring a great deal of firepower to the Taliban and sort of push them back on their heels. And certainly the United States has targeted a number of high-level, commanders, weapons facilitators, shadow governors. But still, I mean, in terms of the strength and the motivation of the Taliban forces, they remain very resilient. And in terms of sort of the long-term aspects, I'll let you translate, but then I'll also get to the long-term aspects as well. We'll get to the long-term aspects. मल्लू ने ये कहा है कि वो इत्तेफाक करती हैं कामरान बुखारी साहब की बात से कि वाकई अमेरिका की कोशिश ये है कि तालिबान पर उस वक्त तक हमले करे जब तक उनको थोड़ा कमज़ोर ना बना सके, ताकि जब उनसे मुज़ाकरात हों तो अमेरिका के पास लेवरेज हो। लेकिन उनका ये भी कहना है कि अब तक इसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी इसलिए नहीं हासिल हुई कि अभी तक तालिबान के बड़े गिरोह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मल्लू, we'll get to the long-term aspects, but I know that this will come again, so let's get to the next question. The next question is very generic, and you can also talk about the long-term aspects in that, which is Shahid Hussain asking us,
I would like to ask why Pak-US relations are unpredictable. Let me just translate that. शाहिद हुसैन साहब ने हमसे फेसबुक पर पूछा है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात में इस कदर उतार चढ़ाव क्यों रहता है. आप सबको याद दिलाती चलूँ कि अगर आप फेसबुक पर अपने सवाल के साथ अपना शहर भी लिखें तो हम बता सकेंगे कि आप कहाँ से पूछ रहे हैं. The United States and Pakistan have interests that are diametrically opposed. Certainly they have different threats, they have different interests in mind. They want a different sort of Afghanistan. And I think we see this now, especially in the wake of the U.S.-Afghan Strategic Partnership Framework. And sort of what is the long-term interest and what is the long-term U.S. presence in the region going to be? That's a great deal of uncertainty, and I think that's why we see the inconsistencies. Islamabad wants to know what's going to happen. They're having a hedging strategy because they don't know what to expect. Not even the American people know how many U.S. bases will remain after 2014, how many U.S. troops, how much assistance will be given to the Afghan government. These are all the uncertainties that persist, and I think this is why we lack an overarching geopolitical focus in this region. ओके सो मल्लू ने हमें ये बताया है कि पाक अमरीका ताल्लुकात में इस कदर उतार चढ़ाव इसलिए रहता है कि दोनों के मफादात मुख्तलिफ हैं, उनमें एक तज़ाद भी है. अफ़गानिस्तान में उनका कहना था कि ख़ुद अमरीकियों को ये नहीं पता कि 2014 के बाद कितनी बेसेस होंगी और लॉन्ग टर्म यानी तवील मुद्दत के लिए कितने अमरीकी फ़ौजी यहाँ रहेंगे. तो ज़ाहिर है कि इस्लामाबाद में भी जब वो पॉलिसी बनाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वो जिसको अंग्रेज़ी में कहा जाता है हेजिंग द बेट्स के दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा अपना झुकाव रखें ताकि ये ना हो कि जिस तरफ का वो साथ दें यानी अमेरिका वो चला जाए तो उन्हें मुसीबत हो. कामरान, इतना उतार चढ़ाव क्यों है? मैं समझता हूँ मलू ने बिल्कुल सही कहा है. इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि देखें, पाकिस्तान जो है वो जुग्राफिए के लिहाज से अफ़गानिस्तान से और अफ़गानिस्तान के अंदर जितने गिरोह हैं, चाहे वो तालिबान हैं या तालिबान के मुखालफीन हैं, उनके साथ उनकी किस्मत जुड़ी हुई है पाकिस्तान की. अमेरिका के पास ये एक लग्जरी है कि अमेरिका जिस वक्त चाहे यहाँ से जा सकता है. एक दिन तंग आके वो कहेगा कि जी ये लड़ाई जो है अब हमारे फ़ायदे की नहीं है, तो वो अपने साजो सामान और जो उनके फ़ौजी हैं उनसे इनखला कर जाएगा. गोया कहने का मकसद ये है कि अमेरिका के पास एक घर है जहाँ वो वापस जा सकता है. पाकिस्तान के लिए वो खिता घर है और वो वहाँ से कहीं और भाग के नहीं जा सकता. तो पाकिस्तान ये कहता है कि भाई अगर जो है आप चले जाएंगे तो नज़ला सारा हमारे ऊपर गिरेगा. जब रूसी फौजी गए थे तब भी यही हुआ था और फिर हमें जो है संभालना पड़ा था. तो इसमें एक नुआंस है जिसको मैं समझता हूँ कि प्रेस में और जो है अपना दीगर राइटिंग्स में कवरेज नहीं मिलती कि एक तरफ कहा जाता है पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के जो है असर और रसूख हो. मैं ये कहूँगा कि ये बात ठीक है, लेकिन इससे हट के भी एक हकीकत है कि तालिबान और उन जैसे गिरोह जो हैं वो अफ़गानिस्तान की हकीकत हैं जिनके साथ पाकिस्तान को डील करना है, मैनेज करना है और बहुत अरसे तक करना है. अच्छा कामरान, आपने कहा कि पाकिस्तान जो है वो एक तरह से चाहता है कि अफ़गानिस्तान से वापस निकल जाए, लेकिन बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि इस दफ़ा अमेरिका नहीं जाएगा. मैंने पाकिस्तानी मीडिया पर कुछ एनालिस्ट को ये कहते सुना है कि अमेरिका की जहाँ फ़ौजें होती हैं, जैसे जापान हुआ, यूरोप हुआ, 50-50 साल गुजर गए, वहाँ फ़ौजें मौजूद हैं. क्या आपका ख्याल है इससे कोई फ़र्क पड़ेगा कि इस दफ़ा अमरीकी फ़ौजी और उनकी कुछ बेसेस वहाँ मौजूद रहेंगी? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इसके बारे में बहुत ज़्यादा कंस्पिरेसी थ्योरी है. इराक़ की अगर आप एग्जांपल देखें तो उनकी तमाम फ़ौजें इराक़ से जा चुकी हैं. स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो इराक़ के अंदर अमरीकी इंटरेस्ट को वॉच कर रहा है. अमेरिकन एम्बेसी जो है उसके थ्रू हो रहा है. वहाँ पे अब कोई फ़ौजी नहीं है. जहाँ तक अफ़गानिस्तान का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि जो कन्वेंशनल फोर्सेस हैं वो तो निकाल दी जाएंगी, लेकिन कुछ स्पेशल फोर्सेस, एडवाइज़र्स बहुत थोड़ी तादाद में, और ये जो ड्रोन कैपेबिलिटी है ये जारी रहेगी ताकि जो ख़तरात हैं जो कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान मिल के डील नहीं कर सकते उनके ऊपर नज़र रखी जाए. लेकिन अगर ये कहा जाए कि बहुत ज़्यादा फ़ौजी होंगे और तवील अरसे तक, जिस तरह जापान, कोरिया और जो है जर्मनी के अंदर और दीगर और ममालिक के अंदर अमरीकी अफवाज लॉन्ग टर्म जो है अपना अरसे के लिए बैठे हैं, मैं नहीं समझता कि वो फार्मूला अफ़गानिस्तान पे जो है वो अप्लाई होता है. अच्छा, बहुत शुक्रिया. अगले सवाल की तरफ जाते हैं. सप्लाई लाइन खुलने के साथ ही ये भी बातें हुई थी कि शायद कोई खुफिया डील हो रही है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान. उसी मुतालिक एक सवाल हमें भेजा है सबा खान ने फेसबुक पर. शी इज़ आस्किंग मल्लू, what are the conditions under which US is providing aid to Pakistan, and she's asking about all the hidden
and all the public conditions under which US is giving aid to Pakistan. And let me translate. उन्होंने ये पूछा है कि पाकिस्तान को इमदाद देने के लिए अमेरिका की खुलेआम या पोशीदा शराइत क्या हैं? मल्लू. Well, certain conditions certainly apply to military assistance and military reimbursements. The problem is the stipulations in terms of U.S. democracy promotion efforts. We see USAID funding going to various areas within the country, including the tribal regions. The problem is that there's not an adequate accounting mechanism, so a great deal of the aid and assistance is simply, sort of lining the pockets of various high-level officials. There's a great deal of corruption. It's not going to the people who matter most. So even according to the own standards that Congress sets up for distributing aid to Pakistan, it's clear that they're not adhering to those stipulations. This is something that's just not particular to Pakistan. This is something you see with U.S. aid to Egypt. This is something you see with U.S. aid to Afghanistan. There are deep problems with USAID funding and also just State Department and Defense assistance. सो मल्लू ने ये बताया है कि जो मिलिट्री को फंडिंग मिलती है और जो स्टेट डिपार्टमेंट के ज़रिए सिविलियन फंडिंग है उसमें वो फंडिंग जा भी रही है और उसके साथ कुछ शराइत भी शायद वाबस्ता हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे मसाइल हैं. करप्शन और बदउनवानी का उन्होंने जिक्र किया. उन्होंने कहा कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि ये पैसा जा कहाँ रहा है, इस्तेमाल किन प्रोजेक्ट्स में हो रहा है. इसकी तफसील अभी हम उनसे पूछेंगे, लेकिन इससे पहले मैं कामरान आपसे पूछना चाहूँगी. बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में ये समझा जाता है कि कोई खुफिया डील है अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान. आपके ख्याल में इस वक्त भी क्या कोई खुफिया डील है? नहीं, मैं फिर वही कहूँगा आयशा कि हमारे यहाँ जो है कंस्पिरेसी थीरीज़ की कोई कमी नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा भरमार है. हम हर चीज़ को शक की निगाह से इरैशनली देखते हैं हमारे लोग अक्सर, और अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ मीडिया के अंदर बड़े सीनियर सहाफ़ी भी इस जो मर्ज़ है उससे दो चार हैं. अब सिलसिला ये है कि कैसे डील हो सकती है कि जबकि एक तरफ हम कहते हैं कि पाकिस्तान के और अमेरिका के जो मफादात हैं उनमें तज़ाद है. हाँ, थोड़ा बहुत जो है जो गुंजाइश है वो उसमें डील होती है, और वो ज़रूरी है क्योंकि दोनों मुल्कों ने एक दूसरे से दुश्मनी तो नहीं मोल लेनी. कम अज़ कम पाकिस्तान तो ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो अमेरिका से जो है दुश्मनी रखे, और जिस तरह ये दिफाए पाकिस्तान काउंसिल हरकतें कर रहे हैं और जिस तरह इनके जो सपोर्टर्स हैं कहते हैं जी कि बिल्कुल जो सप्लाई राउट है उसको बंद कर दें, ये बड़ी अहमकाना बात है. और इसके साथ जो है फिर ये इस तरह की होती है, शकूक और शुबहात पैदा होते हैं. फिर इमरान खान साहब की जमात जो है वो भी इस जो है कार्रवाई में, इस एंटरप्राइज में जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है कि कोई खुफिया डील होगी. जरदारी साहब और फौज है वो अमेरिका के साथ जो है अवाम की जो एस्पिरेशंस हैं उनसे हट के कोई डील कर रहे हैं. मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई डील होती है. रियलिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. जो शेड्स ऑफ ग्रे हैं वो ज़्यादा हैं और ब्लैक एंड वाइट में दुनिया में बहुत कम है. What's the conspiracy theory? He's talking about conspiracy theories, and I think you got that part right. Yeah. He's talking about Malou, that there are a lot of conspiracy theorists in Pakistan who are talking about secret deals. They are not secret. There are some deals that countries need to make to have the business of government going in foreign policy, but not the kind of deals. But I want to find out if you know that there are some deals that should be more transparent and more public. Well, certainly, but I think, it's difficult to say about, conspiracy theories when they're being propagated by very high-level former officials. Hamid Gul saying that the supply routes are a way for the United States and India to collude and build Indian bases within Pakistani territory. Pushing back against those sort of conspiracy theories are extremely difficult, certainly. And I think when the media propagates and fuels the flames, it makes it more difficult to sort of bring out a more coherent strategy in terms of bringing about a more stable Afghanistan. Let me just translate. मल्लू का ये कहना था कि कंस्पिरेसी थ्योरी जिसको साजिशी जहनियत कहा जाता है, उसका मुकाबला करना उस वक्त बहुत मुश्किल हो जाता है जब उनके बकौल जो कुछ साबिक आला एहलकार हों हुकूमत के, जैसे कि उन्होंने हमीद कुल साहब का नाम लिया, जब वो भी ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरीज की बात करते हैं कि नेटो सप्लाई लाइंस के ज़रिए अमेरिका जो है वो इंडिया को पाकिस्तान में जगह देना चाहता है और कोई बेसिस बनाना चाहता है, तो उनका ये कहना था कि ऐसे, और मीडिया भी उसको पिक करता है और मीडिया उसको फैलाता है, तो उनका कहना था कि ये जो साजिशी जहनियत रखने वाले लोग हैं और फिर जब वो साजिशें फैलाते हैं तो उसका मुकाबला बहुत मुश्किल हो जाता है करना. लेकिन कामरान, मैं आपसे पूछूंगी कि माना कि कोई उस तरह की डील नहीं
नहीं है जैसा कि आपने कहा, लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि नेटो सप्लाई लाइन्स खुल गई, उन्होंने कोई एडिशनल ट्रांजिट फ़ीस नहीं लगाई, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये पता चल रहा है कि दूसरे ज़राए से पाकिस्तान को मसलन CSF या कोलिशन सपोर्ट फ़ंड की मद में कुछ रकम दी जाएगी जो पहले के मुकाबले में ज़्यादा होगी, और फिर शायद कोई सड़कें वगैरह बनवा दी जाएं या और किसी तरीक़ों से। तो इसको आप किस तरह एनालाइज़ करेंगे? देखिए, ये तो खुल के हो रहा है। इसमें ज़ाहिर है अगर हमारी हुकूमती जो एहलकार हैं पाकिस्तान में या अमेरिका के अंदर वो ये इस पे ऊपर तफसील से बात नहीं करते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी किस्म की कोई साजिश हो रही है या कोई जो है कोई सीक्रेट डील हो रही है। बात सारी इतनी है कि जो सप्लाई लाइन खोलने की बात थी, ये तो पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खैर बड़े अरसे से कह रही थी कि जी हमने जो पॉइंट बनाना था बना लिया, अब वक्त आ गया है कि सप्लाई राउट को खोला जाए। बस मसला ये था कि इसको इतना अरसा इसलिए लगा कि डिटेल्स के अंदर जो है समझौता नहीं हो पा रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा होती हैं और ज़ाहिर है वो सारी की सारी प्रेस में नहीं आती। उसके अंदर कुछ जो है सेंसिटिविटीज़ होती हैं जो कि उस वक़्त ज़रूरी होता है कि उनको प्रेस से दूर रखा जाए, ताकि जो है जो अपना एग्रीमेंट होने चला है उसके अंदर कोई रखना ना पड़े। तो मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है गिव एंड टेक होता है। पाकिस्तान कमज़ोर मुल्क है, पाकिस्तान के लोगों को ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि जो है उनकी हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो कर सकती है अमेरिका के सामने। ये एक रैशनल बेसिस के ऊपर अगर जो है लोग तज्जिया करें तो और पॉलिसीज़ रैशनल बेसिस पे बने, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मसाइल पाकिस्तान के हल हो सकते हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। Malu, you want to add something? It's not a conspiracy theory that the Pakistani government gives its tacit consent to the drone strikes, for example, but that is something that is politically infeasible for any Pakistani official to say publicly. ओके, सो मल्लू ने एक बहुत अहम बात की। उन्होंने कहा कि ये कोई कंस्पिरेसी थेरी या ये कोई ऐसी साजिशी बात नहीं है कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है ड्रोन स्ट्राइक्स पाकिस्तानी हुकूमत की मर्ज़ी से होते हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत की मर्ज़ी ड्रोन स्ट्राइक्स में शामिल है, और उसकी वजह शायद ये है कि पाकिस्तान की कोई भी मुंतखब हुकूमत ये नहीं कर सकती कि अपने अवाम को बताए कि हमारी मर्ज़ी से ड्रोन स्ट्राइक्स हो रहे हैं। शायद सियासी तौर पर ये मुमकिन ना हो। लेट मी कम बैक टू दैट द कंस्पिरेसी theories and the NATO supply routes and whatever. We got a very good question. Malu, I want to ask, and then Kamran, I want to ask something. Is it a good idea, though, for the US to not pay additional transit fee, and because even though they're giving Pakistan money in different, accounts, coalition support fund, etc., but this is a service that they're using? Right. I mean, I think that the Pakistanis understood that they already have a great deal of leverage over the United States, and they don't want to increase the fees when the United States is certainly scaling down its presence. We know that it costs over $100 million for the Pentagon to use the Northern Distribution Network. It was prohibitively too expensive also to use airlift crews, so they needed Pakistan's support. So I don't think that Pakistan really wanted to sort of rub it in America's face, and so to speak. I think it was more of a principled issue over sovereignty and less an issue about monetary or financial gain. मल्लू का ये कहना है कि पाकिस्तान ने जब सलाला चेक पोस्ट पर हमले के बाद नेटो की सप्लाई लाइंस बंद की थी, माफ़ कीजिएगा, तो वो एक प्रिंसिपल था, वो एक इंसाफ की बात थी। उन्होंने एक पॉइंट अमेरिका के सामने बनाना था, अपनी खुद मुख्तारी की बात करनी थी, अपने लोगों की हलाकत की बात करनी थी। उस वक्त वो पैसे का मसला नहीं था, और शायद पाकिस्तान नहीं चाहता था कि अमेरिका को मतलब बात पैसे पर आ जाए। कम से कम उनका ये कहना है कि पाकिस्तान जो पॉइंट बनाना चाहता था वो उसने बना लिया। कामरान, आप कुछ कहेंगे इस सिलसिले में? जी, मल्लू बिल्कुल सही कह रही हैं, और उसमें मैं ये इजाफा करना चाहूँगा कि देखें, जब पैसे की बात की जाती है, जैसे कि कहा गया था कि जी हम $5,000 फी ट्रक लेंगे और ये जो 250 मौजूदा ले रहे हैं ये बहुत कम है। देखिए, ये बार्गेनिंग चिप्स होते हैं, ये आप ऑफ़र जो है ना एक पेशकश करते हैं, क्योंकि आपने लेन देन करना होता है, सौदेबाजी करनी होती है। आपका ये नहीं मकसद होता कि आपने बिल्कुल 5,000 के 5,000 ही लेने और उससे नीचे नहीं आना। किसी भी सौदे में, किसी भी लेन देन में एक फ़र्द वाहिद के लेवल पर भी इस किस्म की जो है ना जो वो लेन देन है वो होती है, और इसमें हैरत की बात नहीं होनी चाहिए, और इस पे हमें स्टिक नहीं हो जाना चाहिए कि देखें जी पाकिस्तान ने जो है वो अपनी मांग को जो से दस्तबरदार हो गया है और अमेरिका के प्रेशर के अंदर उसने घुटने टेक दिए हैं। जाहिर है, फिर से कहूंगा, एक छोटा मुल्क उसके पास लेवरेज कम होती है, बड़े मुल्क के पास ज्यादा होती है। कामरान, थैंक यू सो मच। कामरान, हमारा वक्त खत्म हुआ चाहता है। आई नो कि इस टॉपिक पे वी कैन टॉक अ लॉट, वी विल प्रॉब्ली कम बैक एंड टॉक ऑन इट मच मोर। थैंक यू कामरान, एंड थैंक यू मल्लू फॉर जॉइनिंग मी, एंड थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग द शो।